प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग अलैंगिक जनन की विधियां, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन क्या होता है, इसका वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए बिना देर किए आज का क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां होती हैं। पहली विधि है विखंडन, जिसे फिजन इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा है खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। तीसरी विधि है मुकुलन यानी कि बडिंग। चौथी विधि है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, रीजनरेशन। पांचवी विधि है विजाणु समासंग यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। और छठी विधि है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बच्चों, ये 6 विधियां अलैंगिक जनन की होती हैं। और अब हम आगे एक एक करके इन सभी विधियों को डिटेल में देखेंगे कि ये विधि कैसी होती है और किन जंतुओं या पौधों में होती है। तो चलिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहली विधि है विखंडन यानी कि फीजन। इस विधि में बच्चों जंतु या पौधे दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में बंट जाते हैं। बहुत ही सरल विधि है ये जीवों में, और यह विधि अमीबा में होती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 2 या 2 से अधिक, तो जब एक मातृ कोशिका से 2 कोशिकाओं का दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है विखंडन प्रक्रिया द्वारा, तो यह विधि द्विखंडन कहलाती है। और यह विधि अमीबा और कुछ जीवाणुओं में होती है। इस विधि में सबसे पहले अमीबा का ये शेप है, ठीक है ना। इस विधि में सबसे पहले अमीबा का शेप चेंज होता है, यह कुछ गोल हो जाता है इसका शरीर, और उसके बाद इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में बट जाता है। और फिर आगे यह अमीबा की जो कोशिका है वो बीच से अंदर की तरफ ऐसे धंसने लगती है, और धंसते धंसते एकदम बीच में आ जाती है, और यह 2 भागों में बट जाती है, जिससे 2 नए अमीबा का निर्माण हो जाता है। इसी विधि को हम द्विखंडन विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें एक अमीबा से 2 नए अमीबा का निर्माण हुआ। तो अब हम देखते हैं कि अब और यह विधि किस जंतु में होती है। यह जनन की सबसे सरल विधि है और यह एक कोशिकीय जीवों में होती है। दूसरा है लिस्मैनिया। यह भी प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु है। अमीबा भी प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, आप सभी जानते हैं। लिस्मैनिया भी एक प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। तो इस लिस्मैनिया में भी द्विखंडन विधि द्वारा ही जनन होता है, यानी एक लिस्मैनिया से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अमीबा में जो विखंडन विधि या द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है वो किसी भी तल में होता है, कहीं से भी उसके शरीर में प्रारंभ हो जाता है। लेकिन लिस्मैनिया में थोड़ा सा चेंज होता है कि इसका जो शरीर होता है, इसकी संरचना थोड़ी सी फिक्स होती है अमीबा के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो इसमें एक निश्चित तल में विभाजन प्रारंभ होता है समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है ना। विखंडन विधि में समसूत्री विभाजन ही होता है, ठीक। तो अब लिस्मैनिया एक प्रोटोजोआ संघ का जंतु है जिसके द्वारा कालाजार नामक रोग होता है। यह सबसे पहले इसमें यहाँ पर देख रहे हैं, एक फ्लैजिला है, इसको फ्लैजिला बोलते हैं, पूंछ जैसी होती है। तो सबसे पहले इसमें एक फ्लैजिला से दूसरे फ्लैजिला का निर्माण शुरू हो जाता है। फिर इसका जो केंद्रक है वो भी विभाजित होने लगता है, 1 से 2 केंद्रक बन जाते हैं। और उसके बाद नीचे की तरफ से यह विभाजन इसका प्रारंभ हो जाता है, यहाँ से 2 भागों में बंटने लगता है, और बढ़ते बढ़ते 2 पूर्ण रूप से 2 लिस्मैनिया बना लेता है। तो ये हो गई लिस्मैनिया में द्विखंडन विधि। आगे हम देखते हैं बहुखंडन
यह भी एक विखंडन या फीजन का प्रकार है। द्विखंडन में एक मातृकोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो रहा था, जैसा कि अमीबा में भी हमने देखा और लिस्मानिया में देखा। बहुखंडन विधि प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम क्या है बच्चों? प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोआ संघ का जंतु है जिसके कारण मलेरिया होता है। ठीक है ना। तो आप सभी ये जानते होंगे कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर के काटने से जरूर मलेरिया होता है, लेकिन जो फीमेल एनोफ्लीज मच्छर होती है उसी के काटने से मलेरिया होता है। अब यह प्लाज्मोडियम क्या होता है? फीमेल एनोफ्लीज मच्छर प्लाज्मोडियम को एक अस्वस्थ व्यक्ति से, यानी मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफर करती है। तो मलेरिया का मुख्य कारण तो ये प्लाज्मोडियम होता है, और फीमेल एनोफ्लीज मच्छर जो है वो केवल कैरियर होती है, प्लाज्मोडियम को एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ले जाने का कार्य करती है। ठीक है ना। प्लाज्मोडियम में विखंडन विधि का जो प्रकार होता है वो बहुखंडन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जो केंद्रक है वो कई छोटे छोटे केंद्रकों में बट जाता है, और इसके बाहर की तरफ एक बहुत ही कड़ी सी लाइन बन जाती है जिसे हम सिस्ट कहते हैं। और यह सिस्ट जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब ये सिस्ट जो है वो गल जाता है, और ये सभी केंद्रक बाहर आ जाते हैं, और इन सभी एक एक केंद्रक से ढेर सारे जितने भी केंद्रक इसमें बटे हुए हैं उन सभी हर केंद्रक से एक एक प्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम दूसरी विधि देखते हैं, खंडन विधि, फ्रेगमेंटेशन। यह विधि मुख्य रूप से सरल बहुकोशिकीय जीवों में होता है। यह एक संरचना है स्पाइरोगाइरा की। स्पाइरोगाइरा एक तरीके का शैवाल होता है, एल्गी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना। अब इसमें यह स्पाइरोगाइरा की संरचना है। स्पाइरोगाइरा दो भागों में बट जाता है या कई भागों में बट जाता है, और जितने भागों में बटता है उस हर एक भाग को हम क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। और हर एक फ्रैगमेंट से एक नया स्पाइरोगाइरा का निर्माण हो जाता है। इसी विधि को हम बोलते हैं खंडन विधि या फ्रैगमेंटेशन विधि। यह स्पाइरोगाइरा नामक शैवाल में होता है। आगे तीसरी विधि है मुकुलन विधि, बडिंग। तो बडिंग जो जनन की विधि है यह भी मुख्य रूप से कुछ एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि किन जीवों में बडिंग किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रा में बडिंग या मुकुलन कैसे होता है। हाइड्रा सभी लोग जानते हैं बच्चों, ये हाइड्रा की संरचना है, और यह एक सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है, और यह बहुकोशिकीय जंतु है। ठीक है ना। तो हाइड्रा की संरचना अगर आप देखेंगे तो यह आधार से जुड़ा होता है, किसी न किसी आधार से जुड़ा रहेगा। इस भाग को हम बेसल भाग कहते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर जाने पर ये देख रहे हैं बीच में ये उठा हुआ फूला हुआ है यहाँ से, तो इसको हम बोलते हैं जठर भाग या गैस्ट्रिक रीजन। तो बडिंग की प्रक्रिया वहीं प्रारंभ होती है, कुछ निश्चित स्थानों पर ही प्रारंभ होती है। जठर भाग और ये बेसल भाग या स्टाक हम जिसे कह लेते हैं, उन दोनों का जहाँ पे मिलन होता है उसी भाग पर मुकुलन प्रारंभ होता है। सबसे पहले हाइड्रा के शरीर से एक उभार जैसी संरचना निकलती है। यह उभार जैसी संरचना मुख्य रूप से पोषक पेशी कोशिका और उपकला पेशी कोशिका से बनती है। ठीक है ना। उपकला पेशी कोशिका और पोषक पेशी कोशिका से ये उभार बनता है, और इसी उभार को हम क्या बोलते हैं? मुकुल बोलते हैं। उसके बाद एक और कोशिका होती है इसमें जिसे हम इंटरस्टिशियल या अंतराली कोशिका कहते हैं। उस अंतराली कोशिका से इस मुकुल या बड के अंदर हाइड्रा के शरीर में जो भी संरचनाएं होती हैं वो सभी संरचनाएं उसी अंतराली कोशिका के द्वारा
बन जाती हैं और फिर धीरे धीरे ये बड़ा होता है और यहाँ से ये डिटैच होता है यानी अलग हो जाता है और फिर एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। तो इस विधि द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा इस तरीके से जनन करता है। एक दूसरा जीव है ईस्ट। इसमें भी मुकुलन विधि द्वारा ही जनन होती हैं। ईस्ट एक कोशिकी कवक होता है, ठीक है ना। इसमें मुकुलन कैसे होता है, ये ईस्ट की एक संरचना है, ईस्ट की संरचना है और इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इसमें इसी स्थान से बड का निर्माण होगा, यहीं पर होगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं, किसी भी स्थान पर बड का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक बड जैसी उभार जैसी संरचना निकल गई है ना, इसी से हम बड बोलते हैं। और फिर इसका जो ये केंद्रक है ये डिवाइड होकर दो केंद्रक में बट गया, एक केंद्रक मुख्य भाग में है और दूसरा बड में आ गया और फिर जो है यहाँ से एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, बीच से धसाव होता है और दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ईस्ट में बडिंग की प्रक्रिया होती है। अगली विधि है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन जैसा नाम है, इसमें क्या होता है हम देखते हैं कि अगर कोई बॉडी पार्ट किसी जीव का, कुछ मुख्य जीव ऐसे जीव होते हैं धरती पर जिनका शरीर अगर कहीं से इंजर्ड हो जाता है, चोट लग जाता है, वो कई भागों में टूट जाता है, बिखर जाता है, तो जितने भागों में बिखरा हुआ है हर एक भाग से उसकी पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण हो जाता है। जैसे प्लेनेरिया एक जीव है, एक प्लेटीहेल्मिन्थीज एक संघ होता है, उसी संघ का ये जीव है, प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ का जीव प्लेनेरिया। इसमें पुनर्जनन या पुनरुद्भवन होता है। जैसे ये प्लेनेरिया है, अब ये कई भागों में ये बट गया, ठीक है ना। हर एक भाग ग्रोथ करके एक नया प्लेनेरिया बना लेता है, ठीक। कुछ मुख्य कोशिकाएं होती हैं और वही कोशिकाएं इसके पूरे के पूरे शरीर के निर्माण में भाग लेती हैं, इसी को हम बोलते हैं पुनरुद्भवन, ठीक है ना। दूसरा है, देखिए छिपकली, हाइड्रा में भी पुनरुद्भवन होता है। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया में जो रीजनरेशन प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन, ठीक है ना। तो बॉडी के किसी भी पार्ट से पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण हो जाना मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन कहलाता है। यह हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। दूसरा जो इसका प्रकार है इपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन। इपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन, इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कि छिपकली है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि छिपकली जब इसको खतरा समझ में आता है तो ये अपनी पूंछ गिराकर भाग जाती है, ठीक है ना। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इसकी पूंछ जो है गिर गई है, धीरे धीरे इसकी पूंछ आ भी जाती है। तो इसमें कुछ पूरे भाग तो नहीं बन पाते, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो कि निर्माण हो जाता है। तो जो बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है, उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का रीग्रोथ हो जाता है। जैसे कि लिजर्ड या छिपकली में आप देखते हैं कि पूंछ इसकी जो है यहाँ से गिराकर भाग गई, धीरे धीरे इसकी पूंछ का निर्माण हो जाता है। लेकिन बहुत कुछ ही जीवों में, जैसे छिपकली में ही ये होता है और बहुत सारे जीवों में नहीं होता, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन या पुनर्जनन हम बोलते हैं। दो प्रकार इसके बताए गए आपको, मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन जो कि प्लेनेरिया और हाइड्रा में होता है, और इपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन जो कि लिजर्ड या छिपकली में होता है, जिससे कि इसके केवल पूंछ का ही रीग्रोथ हो पाता है, पूरे बॉडी का रीग्रोथ नहीं हो पाता। तो चलिए अगली विधि हम देखते हैं, बीजाणु समासंग, स्पोर फॉर्मेशन। इस विधि द्वारा जनन मुख्य रूप से कवकों में होता है। जैसे एक कवक का उदाहरण यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है, एक राइजोपस या इसे हम ब्लैक मोल्ड भी बोलते हैं, यह या ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। यह मुख्य रूप से ब्रेड पर, जैसे कि ब्रेड आपके घर में आया और कुछ ब्रेड यूज़ हुए, कुछ नहीं हो पाया, और अगर उसमें जैसे बारिश के मौसम में वो नमी उसमें अवशोषित हो गई, तो कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि ब्रेड पर हरे हरे रंग के और काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो जो काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं वो यही राइजोपस ही उस पर ग्रोथ कर रहा होता है,
ठीक है ना। तो राइजोपस की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, इसमें लंबी लंबी नलिकाओं जैसी संरचना होती है जिसे हम तंतु कहते हैं, और इनकी भाषा में, विज्ञान की भाषा में इसे हम माइसीलियम या हाइफा ये बोलते हैं, ठीक है ना। और तंतु के ऊपर ऐसी गोल संरचनाएं होती हैं जिसे हम स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो गोल संरचना इसे हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी। इसी में छोटे छोटे जो है कि गोल गोल संरचनाएं, एक कोशिकीय संरचनाएं का निर्माण होता है जिसे हम स्पोर या बीजाणु कहते हैं। अब जब ये स्पोरेंजियम के अंदर मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजियम ब्रस्ट कर जाता है, और जितने भी स्पोर्स हैं वो ब्लैक कलर के, वो नेचर में फ्री हो जाते हैं। और जैसे कि ब्रेड का मैंने एग्जांपल दिया, तो जैसे ही कोई फूड सब्सट्रेटम इसको मिलता है उसी पर जाके ये ऐसे चिपक जाते हैं, ठीक है ना। और ये स्पोर जो है ग्रोथ करने लगते हैं, और ग्रोथ करते करते ये पूरी तरीके से इस तरीके की संरचना यानी राइजोपस का पूरा शरीर बना लेते हैं। तो इस विधि को हम बोलते हैं बीजाणु समासंग। अगली जो विधि है वो है कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बच्चों, जैसे कि प्लांट की एक संरचना है ना, उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, जड़ होता है, तना होती है, पत्ती होता है, शाखाएं होती हैं, फूल होता है ना। तो फूल जो है वो जनन भाग है, ठीक, और रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो उसके अलावा जो भी भाग बचे जैसे जड़, तना, पत्ती, शाखाएं हैं, वो वेजिटेटिव पार्ट्स या कायिक भाग कहलाते हैं। तो जब पौधों में फूल या बीज से दूसरे पौधे का निर्माण न होकर जड़, तना, पत्ती से होता है तो उस विधि को हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें बीज का निर्माण नहीं हो पाता है, वो पौधे बीज के निर्माण की जो क्षमता है उनमें वो खो चुके हैं। तो ऐसे पौधे का संतानों का निर्माण या ऐसे दूसरे पौधों का निर्माण कैसे होगा, तो जड़, तना, पत्ती की सहायता से दूसरे पौधों का निर्माण होता है। और जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं अंगूर, केला, गुलाब, गन्ना, है ना, इस तरीके से। तो इन पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है। और कायिक प्रवर्धन की कुछ विशेषता होती है कि इस विधि द्वारा जिन पौधों का निर्माण होता है वो पौधे बीज रहित तो होते ही हैं, साथ ही साथ उनमें पुष्पन की प्रक्रिया पहले प्रारंभ होती हैं उन पौधों से जो कि बीजों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और एक और इनकी विशेषता होती है कि ये इनकी खेती जल्दी हो सकती है। जब पुष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है तो उसमें फल भी जल्दी आ जाते हैं, ठीक है ना, और कम समय लगता है इनको ग्रोथ करने में। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये अपने पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। जो गुण इनके पेरेंट प्लांट में होता है वही गुण इनके जो यंग वंश होते हैं, जो इनके आने वाली पीढ़ी होती है, उनमें होते हैं, इस तरह से उत्पन्न पौधों में। तो चलिए हम देखते हैं कुछ किन पौधों में ये विधि होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रायोफिलम एक पौधा होता है, उसमें पत्तियों के द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है। इस तरीके से इनकी पत्ती होती हैं और जगह जगह पे इस तरीके से ऐसे नॉचेस होते हैं यानी गड्ढे होते हैं, और इन्हीं गड्ढों पे कुछ जड़ और पत्ती, तना का निर्माण होता है। और यहाँ से देख रहे हैं आप इस तरीके से, जिसे हम कलिकाएं कहते हैं, और इन्हीं कलिकाओं को यहाँ से अलग करके मिट्टी में या गमलों में लगा दिया जाता है जिससे कि दूसरे पौधे का निर्माण हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं रोपण विधि या कलम विधि, जिसको बोलते हैं रोपण या कलम विधि, ठीक है ना। तो यह विधि मुख्य रूप से ऐसे पौधों में होती है जिनके तने सॉफ्ट नहीं होते, मुलायम नहीं होते, अगर उनको मोड़ेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो इसमें हम करते क्या है, जैसे एक रूटेड प्लांट है यानी जो गमले में लगा हुआ है, जिसका जड़ गमले में है, ठीक है ना, उसके तने को हम इस तरीके से तिरछा कट करते हैं और इस भाग को हम बोलते हैं स्टॉक। और एक दूसरे गमले में लगे हुए पौधे जिसमें कि जड़ नहीं है, ऊपर से हम उसको कट करते हैं, जड़ के ऊपर से, ठीक है ना, तो उस वाले भाग को हम बोलते हैं सियोन। अब इन दोनों को तिरछा कट करते हैं
ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे तिरछा कट कटा है, यह भी तिरछा कट कटा है। तिरछा कट करने का बस मेन उद्देश्य यही होता है कि इसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिले। ठीक है, अब इन दोनों भागों को यहाँ पर लाके इस तरीके से ऐसे जोड़ दिया जाता है और फिर यहाँ से वैक्स लगाकर कपड़े से बांध दिया जाता है। कुछ मिट्टी लगा दी जाती है जैसे कि इस पर नमी बनी रहे, खाद भी उस पर लगा दिया जाता है और कुछ ही दिनों के बाद ये दोनों भाग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इस पौधे में दोनों पौधों के गुण जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अगली विधि है लेयरिंग विधि। लेयरिंग विधि को हिंदी में परतन विधि कहते हैं। यह विधि ऐसे पौधों के लिए अपनाई जाती है जैसे कि चमेली हो गया, चंपा हो गया, है ना। तो ऐसे पौधों में अपनाया जाता है जिनकी शाखाएं मुलायम होती है, जिनको आसानी से इस तरीके से फोल्ड कर दिया जाए। फोल्ड करके इसको ज़मीन के अंदर कुछ भाग को दबा दिया जाता है और कुछ ही दिनों के बाद जहाँ पर ये प्रेस दबाए रहते हैं वहाँ पे जड़ का निर्माण होता है और फिर इसको यहाँ से कट करके इसको दूसरे जगह पे लगा दी जाता है, जिससे एक पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनका तना इतना मुलायम नहीं होता कि वो मिट्टी में उसको मोड़ के दबाया जा सके, तो उस विधि में हम करते क्या है कि मिट्टी की एक ऐसे लेयर बना के, है ना, उन भागों को दबा दिया जाता है और जैसे ही उसमें जड़ आ जाते हैं तो वहाँ से कट करके दूसरे जगह पे लगा दिया जाता है। तो इस विधि को हम बोलते हैं लेयरिंग विधि या परतन विधि। यह विधि मुख्य रूप से चंपा, चमेली, चांदनी, है ना, ऐसे पौधों के लिए यूज की जाती है। अगर ये वीडियो बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इस तरह के वीडियो के लिए ज़रूर चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।